गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू युवधारा परवा चैनल। आज मैं हिंदी व्याकरण का वर्णमाला का टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1% भी अगर लगे कि ये वीडियो आपके काम का है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने भाषा का अध्ययन कराया था। यहाँ हमने टॉपिक लिखा है हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में दो शब्द आए हैं, वर्ण प्लस माला। तो माला कहने से ही समझ में आ गया होगा कि कोई ऐसी चीज़, जैसे कोई मोती उसको धागे में पिरो दिया गया है तो माला का रूप ले लेता है। उसी प्रकार ये वर्णों का माला है। तो वर्ण किसे कहते हैं, इससे पहले हम भाषा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि भाषा का निर्माण कैसे होता है। तो भाषा का निर्माण करने के लिए वाक्यों की आवश्यकता होती है और वाक्यों का निर्माण करने के लिए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। और शब्द का निर्माण कैसे होता है, तो शब्दों के निर्माण करने के लिए हमें वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। तो ये वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण कैसे बनता है। तो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे ध्वनि कहते हैं, क्योंकि जब मानव ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उनके मुंह से एक ध्वनि निकली और उस ध्वनि को जब उन्होंने लिखित रूप दिया तो उस लिखित रूप को वर्ण कहा गया। और जिस ढंग से भाषा को लिखा गया उसे लिपि कहा गया। जैसे हिंदी जिस ढंग से लिखते हैं तो उस ढंग को देवनागरी लिपि कहते हैं। इंग्लिश जिस ढंग से लिखते हैं उसको रोमन लिपि कहा जाता है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि है, और ध्वनि के लिखित रूप को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें प्रश्न पत्र में कई तरह से एक ही आंसर होता है, लेकिन प्रश्न कई तरह के होते हैं, 2-3 तरह से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वहाँ आंसर ऑप्शन में ध्वनि और वर्ण दोनों है तो ध्वनि ही लिखेंगे। अगर पूछता है कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो भी हम ध्वनि ही मारेंगे, क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की छोटी इकाई ध्वनि होती है। यदि प्रश्न पूछता है कि लेखन की दृष्टि से, ध्यान देना, लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वहाँ आंसर और ध्वनि और वर्ण दोनों हैं तो वर्ण मारेंगे, क्योंकि जब ध्वनि को लिखित रूप देते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। चलिए अब हिंदी में वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार मोतियों को माला में पिरोते हैं, धागे में पिरोते हैं तो माला बन जाता है, उसी प्रकार जब वर्णों को एक समूह में सजाते हैं सुव्यवस्थित ढंग से तो उसे वर्णमाला कहते हैं। आई होप कि वर्णमाला समझ में आ गया होगा। अब वर्णमाला को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, दो भागों में बांटा गया है, काइंड्स ऑफ वेल्स। जैसे फर्स्ट में वर्ण का पहला पार्ट जो है स्वर वर्ण है और दूसरा व्यंजन। स्वर हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है, यानी 33। अब हम स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, फिर व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। पहला है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण के भी 3 भाग होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। स्वर वर्ण के कितने भाग होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। समझ में आया। तो चलिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, हम पहले स्वर वर्ण के बारे में, स्वर वर्ण किसे कहते हैं ये लिखेंगे, उसके बाद इसके भेद के बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं।
स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े या जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो यहाँ भी प्रश्न दो तरीके से आता है कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी जिस वर्ण के उच्चारण में किसी की सहायता न लेनी पड़े उस वर्ण को क्या कहते हैं? तो उस वर्ण को स्वर कहते हैं। और जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उस वर्ण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ भी आंसर स्वर वर्ण ही होगा, क्योंकि प्रश्न बदलते ही बच्चे आंसर भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना और समझना। यहाँ मैंने स्वर वर्ण को लिख दिया है। स्वर वर्ण 11 होता है, जैसा कि मैंने बताया। अ, आ, छोटी, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। इसके नीचे मैंने कुछ सिंबल भी बना दिए जिसे मात्राएं कही जाती हैं। अब आप सोच रहे हो कि मात्रा क्यों लगाई जाती है? तो जब हम व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर वर्ण के नहीं होता है। मैं आगे बताऊंगी, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि इस व्यंजन वर्ण जो है स्वर की सहायता से बनते हैं। तो जब हम शब्दों का निर्माण करते हैं तो उसमें स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर बिना स्वर वर्ण के हम कोई शब्द का निर्माण करेंगे तो वो सार्थक शब्द नहीं बनेगा। जैसे हमने एक शब्द लिया सुनीता, इसमें स, न, त ये तीनों ही व्यंजन वर्ण हैं। इसमें जो मात्राएं लगी है, स में उ कर की मात्रा, न में ई कर की मात्रा, त में आ कर की मात्रा। तो स उकर सु हुआ, न में ई कर लगाने से नी बन गया, त में आकर लगाने से ता बन गया। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इन मात्राओं को क्यों लगा रहे हैं, इसको सीधे सीधे क्यों नहीं लगाते हैं। अगर हम मात्रा को ना लगा करके सीधे स्वर को ही इसके साथ जोड़े व्यंजन वर्ण के साथ, तो इसका उच्चारण करने में हमें प्रॉब्लम होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है स प्लस उ प्लस न प्लस ई प्लस त प्लस आ। तो इसको उच्चारण करके आप देख सकते हैं कि हम इसे सुनीता नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे स उ न ई त क्या सुनीता पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ सिंबल यानी मात्राओं का यूज करते हैं। और स्वरों को व्यंजन से अलग करने की ये जो प्रक्रिया है इसको वर्ण विच्छेद कहा जाता है। ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर ये भी प्रश्न में पूछे जाते हैं कि जब स्वर और व्यंजन को स्वरों को व्यंजनों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं स्वरों के भेद। नंबर फर्स्ट है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार इन तीनों को बांटा गया है। तो जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, अल्प समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है सबसे छोटा। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अ, छोटी, छोटा ऊ, री, अ ई उ री, अ ई उ री। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, ध्यान देना। ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। तो जब ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय उच्चारण करते समय लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आप खुद उच्चारित करके देख लो। और जब हम अ बोलते हैं तो हमारा मुंह थोड़ा सा खुलता है, उसमें कम समय लगता है। और आ बोलते हैं तो मुंह पूरा खुलता है और इसमें सांस ज़्यादा लेना पड़ता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ,
औ, इसमें हमें दम ज़्यादा लेना पड़ता है और समय ज़्यादा लगता है। तीसरा है प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिस स्वर का उच्चारण प्लुत स्वर के रूप में किया जाता है उसके आगे गिनती का 3 लिखा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जिस स्वर में सबसे ज़्यादा समय लगता है या ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उस स्वर को क्या कहते हैं? तो दोनों ही कंडीशन में प्लुत स्वर आंसर होगा। जैसे ओम लिखने से जब लिखते हैं तो ओ लिख करके बीच में हिंदी का 3 लिखकर फिर म लिखा जाता है। इसका मतलब है कि इस 3 का मतलब है 3 गुना समय। जैसे हमने कहा ओम, या थोड़ी दूर पर कोई आदमी खड़ा है, मान लो तुम्हारा भाई खड़ा है और उसे जोर आवाज़ देकर बुलाना है तो कैसे पुकारोगे? भैया भैया, क्योंकि वो काफ़ी दूर है। अगर धीरे से बोलेंगे तो उस तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, इसलिए हम उस पर जोर लगा करके भैया 3 गुना समय लगाएंगे उस आवाज़ में, फिर पुकारेंगे। तो इसलिए इसे प्लुत स्वर कहा जाता है। अब स्वर और उसका उच्चारण स्थान। स्वरों के भी उच्चारण स्थान होते हैं। आपने सुना होगा कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि स्वर के भी उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे अ आ, तो आप देख सकते हैं कि उच्चारित करके कि जब हमने उच्चारित किया तो हमारे साउंड आवाज़ जो है कंठ से निकलकर बाहर आ रही है, इसलिए आ का साउंड उच्चारण स्थान जो है कंठ है। ई, जब ई का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीवा तालु से टच करता है, तो इसलिए इसका उच्चारण जो है तालु है। ऊ, इसको उच्चारण करते समय हमारा ओष्ठ गोल हो जाता है, इसलिए ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। फिर है री। आप री का उच्चारण करके देखिए, बोलो री बोलो री। जब री उच्चारित करते हैं तो हमारा जिह्वा जो है तलवा और दांत के मध्य भाग पे टच होता है, जिसको हम मूर्धा स्थान कहते हैं। तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा हुआ। उसके बाद है ए और ए का उच्चारण करते समय कंठ और तालु दोनों का यूज होता है। हमारे जिह्वा जो है थोड़ा सा टेढ़ा होकर के तालु से टच होता है और कंठ से आवाज़ निकलती है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। उसके बाद है ओ उच्चारित करो, ओ। आप देख सकते हैं कि इसको उच्चारण करते समय कंठ से आवाज़ निकल रही है और ओष्ठ हमारा गोलाकार हो जा रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। आई होप कि आपको स्वर, वर्ण, वर्णमाला और स्वर के प्रकार ये सब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ाएंगे।